नमस्ते। ये कहानी उन औरतों के लिए एक सबक है जो अपनी बदजुबानी और कोसने की आदत से खुद को और अपने अपनों को बर्बाद कर लेती हैं। हवा तेज ठंडी थी। फार्मीली सी बाहर खेतों में दूर दूर तक पाला जम रहा था। चारों तरफ कोहरे का धुंधला छाया था। ये शाम बेहद सर्दी थी। सर्दी की वजह से मुरारीपुर में शाम होते ही सन्नाटा छा गया था। फाल्गुनी सुबह सुबह ही मुरारीपुर पहुंची थी। वो पहली बार इस गांव में आई थी। वो सीधे स्कूल की इमारत में पहुंची। ये एक कच्ची पक्की इमारत थी जिसके आंगन में 4 बड़े कमरे थे। मुख्य द्वार पर नीम के पेड़ों का झुंड हवा में झूम रहा था। स्कूल में 3 अन्य शिक्षाएं थी। तीनों ने फाल्गुनी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वो सभी स्थानीय थी। केवल फाल्गुनी बाहर से आई थी। स्कूल का माहौल पहले दिन से ही उसे सादा और सुरक्षित लगा। आसपास के गांव से कई छात्राएं पढ़ने आती थी। फाल्गुनी की स्कूल में नियुक्ति हो गई थी और वो मन ही मन बहुत संतुष्ट थी। छुट्टी के बाद एक औरत उसे लेने आई। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने बताया कि उसके रहने का इंतजाम चौधरी प्रसाद के घर में किया गया है। फाल्गुनी चुपचाप उस औरत के साथ उस घर पहुंची जो औरतों और बच्चों से भरा था। ये एक विशाल कच्चा पक्का मकान था जहां उसका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। कई लड़कियां और औरतें उसके आसपास जमा हो गई थी। चाची सुनैना के कमरे में उसके लिए खाट बिछाई गई। वहां उसका सामान रखा गया। अब उसे यहीं रहना था। ये बड़ा कमरा था जिसमें सुनैना और उसके 3 बच्चों की खाटें बिछी थी। फाल्गुनी को कोई आपत्ति नहीं थी। वो जानती थी कि गांव का रहन सहन ऐसा ही होता है। खाने के बाद उसे अकेला छोड़ दिया गया और वो दिन भर की थकान उतारने लेट गई। शाम को गर्म चाय के साथ उसका स्वागत हुआ। वो सबके साथ बरामदे में बैठी थी। तब उसे पता चला कि इस घर में सबसे बड़ी दादी थी जिनकी 5 बहुएं और कई बच्चे थे जो सभी मिलजुल कर रहते थे। बातचीत के बीच शाम गहराती गई। आंगन में कोहरा फैलने लगा। हवा धुंधली हो चली। रसोई में चूल्हा जलाया गया। ये रसोई लंबी चौड़ी थी, बिना खिड़की या दरवाजे की। इसकी ऊंची छत खंभों पर टिकी थी। बीच में चूल्हा था जो कोहरे के साथ ही दहक उठता था। यहीं पूरे घर की रोटियां पकती थी। उस वक्त रसोई में औरतों और लड़कियों की बातों का शोरगुल गूंजने लगता था। सारा घर चूल्हे की लपटों के इर्द गिर्द जमा हो जाता। इस खुली रसोई में सबका जमावड़ा लग जाता और शाम की खामोशी में हलचल मच जाती। फाल्गुनी भी वहां थी। उसे एक पीढ़ी दी गई और वो चूल्हे से कुछ दूरी पर बैठी सब देख रही थी। उसने गौर किया कि हर काम में सुनैना सबसे आगे थी। वो तेजी से रोटियां चूल्हे पर पका रही थी और लोहे की सलाख से निकालकर टोकरी में डाल रही थी। उसकी एक देवरानी आटा गूंद रही थी। दूसरी रोटियां बेलकर सुनैना की ओर बढ़ा रही थी। हर काम रोजमर्रा की तरह व्यवस्थित चल रहा था। गर्म माहौल में गेहूं की रोटियों की महक फैल रही थी। एक तरफ चूल्हा जल रहा था जिसमें लकड़ियां और पेट धड़धड़ा रहे थे। 2 लड़कियां मिट्टी की हांडी में अरहर की दाल पका रही थी। दादी बीच बीच में चक्कर लगाती और सबकी गतिविधियां देखती। फाल्गुनी ने देखा शाम को एक लड़की ने घर की सारी लालटेन साफ की। लालटेन की राख से उनकी चिमनियां रगड़कर चमकाई और मिट्टी का तेल भरा। 2 लालटेन रसोई के खंभों पर टांगी गई, बाकी कमरों में पहुंचाई गई। फिर मंदिर की आरती के साथ सभी लालटेन जला दी गई।
देखते ही देखते खाना तैयार हो गया। दादी दादा रामप्रसाद और अन्य पुरुषों को उनकी खाटों पर खाना परोस दिया गया। औरतों और लड़कियों ने एक साथ खाया। फाल्गुनी को खास तवज्जो दी गई। खाने के बाद वो अपनी खाट पर सोने पहुंची तो सुनैना की बेटी उसके लिए दूध का गिलास ले आई, लेकिन फाल्गुनी ने नरमी से मना कर दिया। सोते वक्त लालटेन धीमी कर दी गई। फाल्गुनी दिन भर के घटनाक्रम को याद करने लगी। उसका ताल्लुक मध्यवर्गीय परिवार से था। उसकी दो छोटी बहनें और दो छोटे भाई थे जो अभी पढ़ रहे थे। उसके पिता नहर विभाग में नौकरी करते थे। माँ कुशल सिलाई करती थी, जिससे घर का खर्च चलता था। बच्चों की पढ़ाई का खर्च मुश्किल से पूरा होता था। फाल्गुनी ने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की जिद की। वो पिता का बोझ हल्का करना चाहती थी। एक शाम वो पिता से बोली, पापा प्लीज मेरे लिए नौकरी का इंतजाम करें। नौकरी मेरे हाथ में नहीं है बेटी, मैं क्या करूं? फाल्गुनी की माँ ने कहा, कोशिश तो करें, कोई दोस्त हो या बात करे। फाल्गुनी ने सुझाव दिया, पापा शिक्षक की नौकरी लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित है। पिता ने कहा, ठीक है, शिक्षा विभाग में मेरी कुछ जान पहचान है, देखता हूँ। एक हफ्ते बाद पिता ने बताया कि गांव के स्कूल में नौकरी मिल सकती है। शहर में अभी नहीं, दिसंबर की छुट्टियों में तुम्हारा आदेश निकल आएगा और जून में शहर से तबादला करवा देंगे। तब तक तुम चौधरी पर राम प्रसाद के घर रहोगी। वो शरीफ इंसान हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। कोई चिंता नहीं। जनवरी का ठंडा महीना था। फाल्गुनी की नौकरी को 2 हफ्ते बीत चुके थे। उस दिन वो चौधरी के घर से स्कूल के लिए निकली तो कोहरा छाया था। कुछ छात्राओं के साथ वो स्कूल पहुंची। वहां की शिक्षिकाएं और छात्र उसके व्यवहार से प्रभावित थी। वो अपनी कक्षाएं लेती और दोपहर को घर लौटती। खाने के बाद लड़कियों ने कहा, दीदी चलो आपको खेतों की सैर कराएं। उबड़ खाबड़ रास्तों से हंसती बात करती वो एक मैदान के पार पहुंची। वहां दूर दूर तक खेत लहरा रहे थे। कपास और गन्ने के पौधे हवा में झूम रहे थे। फाल्गुनी सब कुछ देखकर खुश थी। वापसी में सब तेज तेज चल रही थी, क्योंकि सर्दी की शाम गहरा रही थी। रसोई पहुंचकर लड़कियां हैरान रह गई। सुनैना तंदूर के बजाय चूल्हे पर मुर्गा भून रही थी। चाची, खैरियत तो है? आज मुर्गा क्यों? आज लाला श्याम आ रहे हैं। लाला श्याम? फाल्गुनी ने पूछा। सुनैना अपने पति श्यामलाल को ऐसा कहती है। फाल्गुनी ने हैरानी से पूछा, क्यों? एक लड़की उसे कमरे में ले गई और फुसफुसाई, चाची हमेशा श्यामलाल से नाराज रहती हैं। वो दिल्ली में नौकरी करते हैं, कभी 15 दिन में तो कभी 20 दिन के बाद आते हैं, इसलिए चाची गुस्सा रहती है। श्यामलाल को लेने टांगा स्टेशन गया था। जब वो आए तो फाल्गुनी देखती रह गई। इतनी प्रभावशाली शख्सियत और संस्कृत व्यक्ति। उन्होंने फाल्गुनी से सिर पर हाथ रखकर हालचाल पूछा और उसके पिता के बारे में बात की। रात को फाल्गुनी बिस्तर पर थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे श्यामलाल की फुसफुसाहट सुनाई दी, सुनैना तुम पिछले कमरे में नहीं आई, कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्यों आऊं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सुनैना ने तल्खी से कहा। श्यामलाल ने नरमी से कहा, चलो कोई बात करनी है। सुनैना और अकड़ गई और तंज कसा, जाओ शहर वालों को नखरे दिखाओ, भगवान करे तुम्हें कोई कुत्ता काट ले। फाल्गुनी के ये श्राप सुनकर कानों पर हाथ रख लिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह स्कूल जाने को तैयार हुई तो सुनैना की बद्दुआ याद आई, भगवान करे कुत्ता काट ले।
उसे सिरहन हुई, मगर स्कूल से लौटी तो देखा सुनैना हंस हंसकर बातें कर रही थी और श्यामलाल बच्चों के साथ खेल रहे थे। फाल्गुनी सोचने लगी, शायद मैंने सपना देखा। श्यामलाल 3-4 दिन रहे। उन्होंने अपने पिता की आंख का ऑपरेशन करवाया और दवाएं फाल्गुनी को सौंपकर समझाया कि हर घंटे उनकी आंख में बूंद डालनी है। जाने के दिन सुनैना फिर बड़बड़ाने लगी, बच्चों को पीट रही थी, कोस रही थी, जो बात करता उस पर चिल्लाती। दादा ने कहा, मेरी सुनैना बहुत अच्छी है, सारे काम फटाफट करती है, मेहमानों की खातिरदारी में नहीं हिचकिचाती, मगर उसकी जुबान बहुत कड़वी है, हर वक्त कोसती रहती है। श्यामलाल पढ़ा लिखा है, बड़ी पोस्ट पर है, उसके कहने पर नौकरी छोड़ दे क्या? फाल्गुनी सुनैना के कोसने सुन रही थी। भगवान मरे गोली लगे, वो ऐसी बातें सुनकर परेशान हो जाती थी। अगली शाम गांव में किसी का श्राद्ध था। लड़कियां वहां चली गईं। सुनैना अकेले आटा गूंद रही थी। फाल्गुनी पास बैठी थी। सुनैना बोली, काकी मैं सच बताती हूँ, श्यामलाल दिल्ली में रहता है और उसे घर की चिंता नहीं। उसे हर वक्त दावतें मिलती हैं, मटन चिकन ही खाता है। मैं यहाँ दाल सब्जी अचार खाती हूँ, कभी मुर्गा बनता है तो एक टुकड़ा मिलता है। गलत तो नहीं कह रही, भगवान करे कुत्ता काट ले। फाल्गुनी हक्की बक्की उसे देखती रहती थी। फरवरी बीत गया, श्यामलाल नहीं आए। मार्च में लड़कियां फाल्गुनी को खेत की सैर को ले गईं। लौटकर देखा तो श्यामलाल आ चुके थे और सुनैना मुर्गा भून रही थी। अगले दिन फाल्गुनी स्कूल से लौटी तो श्यामलाल जाने की तैयारी में थे। सुनैना गुस्से से उछल रही थी। फाल्गुनी को भी घर जाना था। दादा बोले, हमारा कोचवान किसी के श्राद्ध में गया है, श्यामलाल टांगा लेकर शहर जा रहा है, तुम भी बैठ जाओ। फाल्गुनी पीछे बैठ गई। तुम भी बैठ जाओ। फाल्गुनी पीछे बैठ गई। रास्ते में श्यामलाल ने कहा, बेटा सुनैना बुरे दिल की नहीं है, मगर जुबान कड़वी है। मैं महीने बाद आया, ये ठीक नहीं, वो बुरा मानेगी। फाल्गुनी बोली, ये भी तो ठीक नहीं। श्यामलाल ने कहा, बुरा मानना छोटी बात है। वो कह रही थी, भगवान करे कुत्ता काट ले, मगर नौकरी की मजबूरी है। परसों मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है। एक पत्र लेने आया था। सुनैना को सब पता है, फिर भी तसल्ली नहीं होती। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बताई। उनकी रिटायरमेंट का आखिरी साल था। बोले बस फिर मैं और मेरा गांव। सुनैना और बच्चे। सोमवार को फाल्गुनी स्कूल पहुंची। छुट्टी के बाद घर के पास पहुंची तो रोने की आवाजें सुनी। अंदर कोहराम मचा था। लड़कियां चिपककर रो रही थी। दादी चिल्ला रही थी, हाय भगवान, हम लुट गए, मेरा बेटा को कुत्ते ने काट लिया। मालूम हुआ कि सुबह श्यामलाल दिल्ली से लखनऊ ट्रेन में चढ़े तो स्टेशन पर एक आवारा कुत्ते ने उन्हें काट लिया। आसमान पर काले बादल उमड़ रहे थे। सुबह की धूप गायब हो चुकी थी। माहौल में घुटन थी। घर के मर्द शहर की ओर दौड़े। रोने की आवाजें बढ़ती गई। फाल्गुनी को देखकर दादी चिल्लाई, मेरा बेटा कुत्ते ने काट लिया। फाल्गुनी उनके पास बैठकर रोने लगी। उसे सुनैना की बद्दुआएं याद आ रही थी। दोपहर से शाम हुई, फिर रात। सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस घर के फाटक पर रुकी। श्यामलाल की जख्मी देह स्ट्रेचर पर लाई गई। मातम छा गया। दादा राम प्रसाद ने सुनैना पर गुस्साई नजर डाली और बोले, तेरी जुबान ने मेरे घर में आग लगा दी। कहती थी ना, भगवान करे कुत्ता काट ले। अब खुश हो, मेरे बेटे को कुत्ते ने काट लिया। सुनैना की बद्दुआएं और कोसने घर में आग की तरह फैल चुकी थी। श्यामलाल की हालत नाजुक थी।
अस्पताल की एम्बुलेंस उन्हें वापस ले गई और डॉक्टरों ने बताया कि कुत्ते के काटने से गंभीर जख्म हुए थे, कई टांके लगे और रेबीज का खतरा मंडरा रहा था। घर में मातम का आलम था। दादी बार बार बिलखती, हाय भगवान, मेरा बेटा, मेरा शेर क्यों छीन लिया। दादा राम प्रसाद खामोश कोने में बैठे थे, सिर झुकाए, जैसे सारी दुनिया का बोझ उनके कंधों पर आ पड़ा हो। बच्चे सहमे हुए थे और लड़कियां एक दूसरे से लिपटकर रो रही थी। सुनैना का चेहरा पत्थर सा हो गया था। वो रसोई में खड़ी थी मगर उसकी आंखें सूनी थी। न कोई आंसू, न कोई शब्द, बस एक खामोशी जो शायद उसकी अपनी बद्दुआओं का वजन महसूस कर रही थी। फाल्गुनी स्कूल की ड्यूटी निभाती रही मगर उसका मन घर की उस त्रासदी में अटक गया था। वो हर रात चाची सुनैना की बद्दुआएं याद करती और सिहर उठती। उसे लगता जैसे ये शब्द हवा में तैरते हुए सच हो गए। एक हफ्ते बाद खबर आई कि श्यामलाल की हालत सुधर रही थी। डॉक्टरों ने समय पर दवाएं और इंजेक्शन दिए थे जिससे रेबीज का खतरा टल गया, मगर उनके बाएं पैर में गहरे जख्म की वजह से चलने में दिक्कत थी। वो अभी महीनों तक बिस्तर पर रहने वाले थे। चौधरी राम प्रसाद ने फाल्गुनी को बुलाकर कहा, बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो, श्यामलाल की दवाओं का ध्यान रखना, तुम्हें हम भरोसे की नजर से देखते हैं। फाल्गुनी ने हामी भरी मगर उसका दिल भारी था। वो सोचती, अगर सुनैना की इतनी कड़वी बातें न कही होती तो शायद ये अनहोनी न होती। दिन बीतते गए, श्यामलाल घर लौट आए मगर अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी शानदार शख्सियत पर जैसे ग्रहण लग गया था। वो कम बोलते, बस खाट पर लेटे खिड़की से बाहर देखते रहते। सुनैना अब भी बड़बड़ाती थी मगर उसकी आवाज में पहले जैसी तल्खी नहीं थी। शायद उसे भी अपनी जुबान का अंजाम दिख चुका था। एक शाम फाल्गुनी रसोई में बैठी थी। सुनैना चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। अचानक वो बोली, काकी, मैंने जो कहा वो गुस्से में कहा, मगर भगवान ने मेरी बात सुन ली। अब मुझे हर पल लगता है कि मेरे शब्दों ने ही मेरे घर को तबाह किया। फाल्गुनी ने नरमी से कहा, चाची, अब पछताने से क्या फायदा, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब अपनी जुबान को काबू में रखो, शायद भगवान रहम करे। सुनैना की आंखों में पहली बार आंसू दिखे। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं कोशिश करूंगी। महीनों बाद श्याम धीरे धीरे चलने फिरने लगे। उनकी रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा था। एक दिन वो फाल्गुनी के पास आए और बोले, बेटी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब मैं ठीक हो रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं यहीं रहूंगा, सुनैना और बच्चों के साथ। फाल्गुनी मुस्कुराई मगर मन ही मन सोच रही थी कि काश ये सब पहले हो जाता। सुनैना ने धीरे धीरे अपनी जुबान पर काबू पाना शुरू किया। वो अब बच्चों पर कम चिल्लाती थी और कोसने की जगह चुप रहने लगी। गांव में लोग कहने लगे कि सुनैना बदल गई है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फाल्गुनी का तबादला जून में शहर के स्कूल में हो गया। वो मुरारीपुर छोड़कर चली गई मगर सुनैना की बद्दुआएं और उसका सबक वो कभी नहीं भूली। सुनैना ने अपनी जुबान की कड़वाहट को समझा और उसे सुधारने की कोशिश की। श्यामलाल अपने परिवार के साथ गांव में सादगी से रहने लगे और फाल्गुनी ने ये सीख ली कि शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो जिंदगियां बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। शब्दों में अपार शक्ति होती है। कड़वे बोल और बद्दुआएं ना केवल रिश्तों को तोड़ती हैं, बल्कि अनजाने में कही गई बातें भी जिंदगियों को तबाह कर सकती हैं।
इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि शब्द न सिर्फ दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि कहने वाले के जीवन पर भी गहरा असर डालते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका दिल से धन्यवाद।